Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. So in today's video lecture we are going to discuss about Article 30 of the Indian Constitution, that is right of minorities to establish and administer any educational institutions. अब आइए चलते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे ये लिखा गया है कि माइनॉरिटीज़ के पास ये अधिकार होगा कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकें। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली समझ लीजिए कि यहाँ साफ साफ लिखा है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, ना कि एनी सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी। दैट मीन्स दैट दिस आर्टिकल इज ओनली लिमिटेड टू माइनॉरिटीज एंड नॉट टू एनी सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी। सेकेंड पॉइंट, द कंपनसेशन शुड बी एडिक्वेट। बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 हमने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया, बट उसी एक्ट के थ्रू हमने ये प्रोविजन भी डाल दिया ताकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को एक सेफगार्ड मिल सके, एक सुरक्षा मिल सके, ताकि वो अपना काम ढंग से कर सकें, उनके राइट्स वायलेट ना हो। थर्ड पॉइंट, वाइल ग्रांटिंग एड स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। अलग अलग टाइप के माइनॉरिटीज़ हैं, तो स्टेट जो है वो किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट ना करे एड देते वक्त किन्हीं दो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के बीच। अब आइए चलते हैं और समझते हैं कि कितने टाइप के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइप 1 को समझते हैं, जिसके अंदर उन्हें रिकॉग्निशन भी चाहिए और एड भी चाहिए, मतलब उन्हें हमसे सहायता भी चाहिए और उन्हें मान्यता भी चाहिए। सेकंड, टाइप 2, जिसके अंदर ये दिया गया है कि सिर्फ उन्हें हमसे मान्यता चाहिए, ना कि कोई तरीके की सहायता, स्टेट के थ्रू ओनली रिकॉग्निशन एंड नॉट एनी काइंड ऑफ एड। टाइप 3, उन्हें ना तो कोई तरीके की मान्यता चाहिए और ना ही कोई तरीके की सहायता चाहिए। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 पे जो है रेगुलेटरी लॉज एंड जनरल लॉज दोनों एप्लीकेबल होंगे, और टाइप 3 पे सिर्फ जनरल लॉज एप्लीकेबल होंगे। अब रेगुलेटरी लॉज क्या हैं? सिलेबस, क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स, डिसिप्लिन, ठीक है, उसके अलावा आर्स, सिलेबस, एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने देखी हैं, ये रेगुलेटरी लॉज के अंदर आ गई, जिसके थ्रू फंक्शन करना पड़ेगा उन्हें। उसके बाद हम जब जनरल लॉज की बात करते हैं तो लेबर लॉज, टैक्सेशन लॉज, गाइडलाइंस रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी, गाइडलाइंस रिगार्डिंग नेशनल इंटरेस्ट, तो ये सारी चीज़ें जनरल लॉज हैं, दैट इज़ लॉ ऑफ द लैंड, जो यहाँ पे एप्लीकेबल है और बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस पे भी एप्लीकेबल हैं, वो इन पे भी एप्लीकेबल होंगे। अब आइए ये समझते हैं कि ये जो इतनी चीज़ें हम समझ रहे हैं, इनका डेवलपमेंट हुआ कब था और किस तरीके से हुआ था। तो उस डेवलपमेंट को समझते हैं। तो हम डेवलपमेंट में समझेंगे सेक्रेटरी ऑफ मालंकर सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस 2007, इसके अंदर समझेंगे। तो सबसे पहले राइट टू एडमिनिस्टर एंड इस्टेब्लिश के अंदर कौन कौन से राइट्स होंगे स्पेसिफिकली, उन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला गवर्निंग बॉडी, जो ट्रस्टी होंगे और अलग अलग तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसे वो चुन सकते हैं कि गवर्न कौन करेगा उस इंस्टीट्यूशन को। इसका पूरा अधिकार माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के पास ही होगा। सेकेंड पॉइंट, जिसके अंदर उन्हें पूरी आज़ादी होगी कि वो अपॉइंट कर सकते हैं टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार वो उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए उससे। थर्ड पॉइंट, अपने पसंद के जो हैं स्टूडेंट्स वो वहाँ पे एनरोल करवा सकते हैं और एक रीजनेबल फी स्ट्रक्चर भी रख सकते हैं, जैसा भी उन्हें सही लगे उस तरीके से। फोर्थ पॉइंट, वो अपनी प्रॉपर्टी और अपने एसेट को अपने यूज़फुलनेस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, अपने भले के लिए जिस भी तरीके से इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। अब ये चारों पॉइंट को देखते हुए आपको एक चीज़ दिमाग में आनी चाहिए कि अगर एक्सट्रीमिटी में ऐसा राइट हमने दे दिया कि हमने पूरे उन्हें इस तरीके के राइट दे दिए कि जिस तरीके का टीचर तो फिर वो ऐसे भी उठा के ला सकते हैं जो उनके लिए 5,000 में काम करे और स्टूडेंट का भला ही ना करे, समझ रहे हो। नॉन टीचिंग स्टाफ में भी वो ऐसा कर सकते हैं कि उनसे 15-15 घंटे काम कराएं। तो ये तो अपने आप में उन्हें एक स्टेट बनाने जैसी बात हो गई, अपने आप में उन्हें पूरी रेगुलेटरी पावर्स और सारी चीज़ें दे दी। तो क्या ये चीज़ सही है? तो आइए इसके बारे में भी आगे समझते हैं। इसी केस के अंदर उन्होंने ये चीज़ भी बताई कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को जो है इक्वेलिटी के लिए सिर्फ आगे बढ़ाया जा रहा है, उन्हें किसी भी तरीके से मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशन से ऊपर लाने की कोशिश नहीं की जा रही है। तो अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को ऐसा लग रहा है इतने सारे राइट्स देख के कि हम किसी भी तरीके से मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हैं, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है, आप उनकी बराबरी में। ये तो सिर्फ आपको इसलिए सेफगार्ड्स दिए गए हैं ताकि आप किसी भी तरीके से एलिनिएटेड फील ना करें इस कंट्री के अंदर। तो आपके ऊपर जो नेशनल इंटरेस्ट, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक मोरालिटी, टैक्सेशन लॉज, ये सिर्फ सेम एप्लीकेबल हैं जैसे मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे एप्लीकेबल।
तो ऐसा अपने मन में भ्रम ना रखें। उसके बाद उन्होंने ये चीज़ भी बताई कि ये सारे राइट्स जो हैं एब्सोल्यूट नहीं, और यहाँ पे कोई भी तरीके से गलत काम करने का भी आपको अधिकार नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपसे एक डिस्कशन किया कि इस तरीके से तो वो अपने आप में सर्वोपरि हो जाएंगे, तो यहाँ कहा गया जी नहीं, आप पे क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए सिलेबस के, क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स के, कैरिकुलम के, उसके अलावा आर्ट्स के, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये रेगुलेटरी लॉज हैं और रेगुलेटरी कंडीशंस हैं जिन्हें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो किसी तरीके से भी एक्सप्लॉयटेशन की तरफ नहीं जा सकते। ये सारी चीज़ें बताएं। उनको ये कहा गया कि अगर आप क्वालिफिकेशन जो है टीचर की हमें जो चाहिए वो दे देते हैं, फिर आप जैसे चाहें वैसे चूज़ करें, इंटरव्यू लें, रिटर्न एग्ज़ाम लें, हमें कोई दिक्कत नहीं, बट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उनके पास, ठीक है। उसके अलावा ये भी यहाँ पे इस केस के अंदर साफ साफ बता दिया गया कि जिस भी तरीके की एड दी गई है स्टेट के द्वारा या फिर नहीं भी दी गई है, एड देना जो है कंट्रोल करने का माध्यम नहीं है। तो एड देने की वजह से वो कोई भी तरीके का अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकता स्टेट, तो ये सिर्फ एक सहायता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट minority institutions and their safeguards. I hope you like this video lecture. Thank you very much for watching.